चलो कल वाला रिवाइज किया सबने? थ्योरी समझ में आ गई? ठीक है, क्या क्या किया था कल? सबसे पहले थ्योरी हमने कौन सी की थी? क्रिएशनिज्म, या फिर इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर हमने किया था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो बेसिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ देख रहे थे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पे की थी जिन्होंने ये बताया था कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो डिफरेंट थ्योरीज हमने की थी। फर्स्ट यहाँ पे थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या थ्योरी थी ये? इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे था कि जो लाइफ है, लाइफ किसने बनाई है? गॉड ने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, और कोई भी अडेप्टेशन नहीं है, कोई भी एवोल्यूशन यहाँ पर नहीं है। सेकेंड थ्योरी कौन सी की थी? हमने की थी नेक्स्ट कैटाट्रोपिज्म। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या था? जो न्यू लाइफ यहाँ पे बनते हैं किसकी वजह से यहाँ पर होते हैं? कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शंस वहां पर होती है। मतलब इस बेसिकली इसी थ्योरी की यहाँ पे एक्सटेंशन थी। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है कि एक ही बार में क्या करता है, पूरी की पूरी लाइफ वैनिश हो जाती है, फिर वहां पे क्या होता है, न्यू इवेंट वहां पर होता है, न्यू लाइफ की फॉर्मेशन वहां पर होती है। और ये सब भी कौन करता है? गॉड ही यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, और जो न्यू लाइफ होता है वो कैसे होता है? डिफरेंट होती है फ्रॉम द प्रीवियस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। नेक्स्ट हमने की थी थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस फोर्स है। रेजिस्टेंस फोर्स क्या करता है? उनके पास लाइफ है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग अर्थ। फिर उसके बाद फिर वहां पे क्या हुआ कि प्लांट अर्थ के ऊपर वहां पे क्या थी? फेवरेबल कंडीशन थी। फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से अर्थ पे वहां पे क्या लाइफ की फॉर्मेशन वहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? एटर्निटी ऑफ लाइफ। एटर्निटी ऑफ लाइफ में क्या था? लाइफ की कोई एंडिंग नहीं है, कोई भी बिगिनिंग यहाँ पे नहीं होती। मतलब जैसे जैसे लाइफ है वैसे की वैसे ही वो बनी है। ठीक है, कोई भी बिगिनिंग नहीं है और कोई भी एंडिंग नहीं होती। ठीक है, एटर्निटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हमने किया था ए बायोजेनेटिक या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी की थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें क्या था कि यहाँ पर जो लाइफ आती है वो किससे था? नॉन लिविंग थिंग से यहाँ पर आते। कितने ईयर्स तक ये चली थी? 2000 ईयर्स तक। किसने दी थी? अरिस्टोटल। तो सिंपल यहाँ पर क्या करते थे लोग, जो देखते थे उसी को क्या करते थे? बिलीफ वहां पे करते थे। इसका कोई एग्जाम्पल बताओ। फ्लाइज फ्रॉम मीट, मतलब फ्लाइज का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है? मीट से वहां पर है। मडी सोयल से क्या बना? फ्रॉग का बना। तो ये कुछ एग्जांपल थे जिसमें मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन को जो बेसिकली सपोर्ट करते थे। ठीक है, इस पर नेक्स्ट फिर क्या आया था? नेक्स्ट आई थी बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में क्या बताया गया था? लाइफ कहाँ से, लाइफ किससे ओरिजिनेट हुई है? लाइफ किससे? लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही न्यू लाइफ की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। और इसी को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर क्या थे? 3 एक्सपेरिमेंट थे। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हमने किए थे? रेडिस एक्सपेरिमेंट किया था, स्प्लेंजर ने एक्सपेरिमेंट किया था, नेक्स्ट आता लुइस पास्चर। रेडी ने कैसे बताया था? मीट का बेसिकली देखा था। मतलब यहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि जो मीट है, मीट से यहाँ पे फ्लाइज के फॉर्मेशन नहीं होते। तो उन्होंने 2 जार वहां पे लिए थे। एक को क्या किया था? वहां पे ओपन रखा, एक को वहां पे क्या कर दिया था? सील कर दिया था। ठीक है, फिर वहां पे उन्होंने देखा था कि जो सील जार था वहां पे क्या था? कोई भी फ्लाइज की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, लेकिन ओपन में क्या था? वहां पे फ्लाइज की फॉर्मेशन थी। फिर वहां पे क्या हुआ था? वहां पे ये स्टेटमेंट वहां पर ये कि यहाँ पे एयर को ब्लॉक कर दे, इसलिए यहाँ पे क्या था कि मतलब फ्लाइज की फॉर्मेशन नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? एक वायर गोज से फ्लास्क को क्या मतलब जार को क्या कर दिया? वहां पे उसको उसके ऊपर वो रख दिया। फिर वहां से क्या देखा? वहां पे भी मीट के ऊपर फ्लाइज नहीं थी, वायर गोज के ऊपर फ्लाइज वहां पर थे। बट फिर भी जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के जो सपोर्टर्स है उन्होंने क्या किया? उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन आए थे? स्प्लेंजर आए थे। स्प्लेंजर ने क्या किया था? इन्होंने ब्रोथ ली थी, उसको क्या किया? हीट किया, स्टेरिलाइज किया। फिर वहां पे क्या देखा? एक को ओपन रखा, एक को फिर क्या कर दिया? सील कर दिया। तो ओपन वाले में क्या हुआ? ग्रोथ वहां पे देखने को मिली, क्लाउडी वहां पर हो गया था। और जो सील था, कोर्क से जिसको सील किया होता वहां पे कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। ठीक है, सिंपल। फिर यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दी गई कि एयर में मतलब कुछ मतलब बेसिकली स्प्लेंजर ने खुद ये बिलीव करते थे कि एयर में कुछ मतलब स्पोर्ट्स है, कुछ पार्टिकल्स है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए? वहां पे
एक नई लाइफ की फॉर्मेशन के लिए वहां पर आता है, ठीक है। फिर इसी का वहां पे इसको डिस्प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट फिर किसने किया था, जॉन नीधम आए थे, जॉन नीधम ने किया। उन्होंने क्या किया, वहां पे उसको ब्रीफ हीट वहां पे दी थी, प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं किया। उन्होंने देखा कि ओपन फ्लास्क और जो सील्ड फ्लास्क दोनों में वहां पे क्या देखने को मिली, ग्रोथ देखने को मिली। तो उन्होंने बोला कि मतलब हीट, इसको ब्रोथ को हीट करने से बेसिकली क्या है, इस ब्रोथ के पास कुछ लाइफ फोर्स एबिलिटी है जो क्या करते हैं, नई लाइफ की फॉर्मेशन कर रही है। हीटिंग करने से या फिर उसको बॉइलिंग करने से क्या किया, उसकी लाइफ फोर्स एबिलिटी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए किसी भी ब्रोथ को प्रॉपर मतलब इतनी बॉइलिंग नहीं करने, क्योंकि वहां पे मतलब स्प्लैंजनी ने सिंपल किया कि बॉइलिंग से लाइफ फोर्स एबिलिटी को डिस्ट्रॉय वहां पे करते हैं, ठीक है। फिर ये सब ऑब्जर्वेशन हो रही थी, तो फिर लुइस पास्चर आए। लुइस पास्चर ने फिर वहां पे क्या, उन्होंने ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया था, क्या किया था, उन्होंने जो फ्लास्क थे वहां पे क्या, कॉटन प्लग, तो कॉटन प्लग को वहां पे जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो वहां पे क्या थे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो उन्होंने बोला कि एयर में कुछ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, जो ग्रोथ बेसिकली हो रही है न्यू लाइफ के लिए, वहां पे क्या है, एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया। एक्सपेरिमेंट कौन सा था, स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट था, या फिर एस शेप नेक एक्सपेरिमेंट वहां पर था। उन्होंने फ्लास्क की शेप कैसे कर दी, वहां पे एस शेप वहां पे करी, और वहां पे फ्लास्क को कैसे रखा, ओपन रहने दिया, ठीक है। फिर उन्होंने वहां पे देखा कि क्या क्या होता है, मतलब ओपन रहने के बावजूद जो फ्लास्क की एस शेप थी, यहाँ पर क्या थे, कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर क्या थे, जो भी एयर एयर यहाँ पर पास हुई, जितने भी एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे या फिर जो डस्ट, वो सब यहीं पर ही ट्रैप होगी, आगे मतलब मीडियम तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए वहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देखने को मिला। फिर उन्होंने क्या किया, फ्लास्क की नेक को ब्रेक किया। नेक को ब्रेक करने के बाद फिर वहां पे देखा कि वहां पे जो ग्रोथ है, वहां पे क्या थी, ग्रोथ प्रेजेंट थी, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ से मतलब इन्होंने यहाँ से मतलब प्रूफ किया, बायोजेनेटिक लॉ को बेसिकली प्रूफ किया कि जो न्यू लाइफ आते हैं वो कहां से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आते हैं, ठीक है। और कुछ बताया था लुइस पास्चर ने, स्टेरिलाइजेशन का तरीका भी किसने दिया था, यहाँ पे लुइस पास्चर ने ही दिया था, ठीक है। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट की थी। नेक्स्ट कौन सी थी, इसके बाद हमने यूनिफॉर्मेशन, हाँ यूनिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ जियोलॉजी भी किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था, क्या बताया था इसमें, मतलब वहां पे ये था कि अर्थ एक स्टैटिक नहीं है, अर्थ में कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं। अर्थ में जो भी चेंजेस वहां पर आते हैं उसके लिए कैटास्ट्रोफी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहां पे स्लो ग्रेजुअल चेंजेस भी अर्थ में होते रहते हैं। इसलिए इसको यूनिफॉर्मेशन बोला था कि अर्थ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से वहां पे क्या रहे, चेंजेस वहां पर आता है, चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए वहां पे एवोल्यूशन वहां पर हो रहा है और नई नई लाइफ फॉर्म्स वहां पर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया था, नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट किया था, और इसको बोला था कि क्या है, सबसे एडवांस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है, मोस्ट एडवांस थ्योरी है ये। ठीक है, ये थ्योरी यहाँ पे कैसे मोस्ट एडवांस्ड है, मतलब ये एक मतलब ऐसी थ्योरी यहाँ पर जिन्होंने क्या बताया हुआ है, फर्स्ट सेल केस है उसके ओरिजिन के बारे में बताया। लेकिन इससे पहले जो भी थ्योरी थी, जैसे लुइस पास्चर है, लुइस पास्चर ने भी जो थ्योरी यहाँ पे दी, उन्होंने भी ये बताया था कि न्यू लाइफ कैसे, मतलब न्यू लाइफ कैसे फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। उन्होंने ये नहीं बताया कि फर्स्ट लाइफ कैसे वहां पर आई है, ठीक है, फर्स्ट ओरिजिन वहां पर कैसे हुआ, फर्स्ट सेल की फॉर्मेशन वहां पे कैसे, वो नहीं बताया था। मैम कि जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लैमिनार में हम उसे भी तो स्टरलाइज करते हैं हीट। कॉटन प्लग को, हाँ। हाँ, देखो लैब में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हमें ऑलरेडी सब कुछ अभी मतलब नोन है हमारे लिए ना, सब कुछ हम क्या करते हैं, हम तो कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए वो सब करते हैं। लेकिन जो लुइस पास्चर ने किया, लुइस पास्चर का मेन पर्पस ये नहीं था कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना, तब उसने ये किया। लुइस पास्चर का जो मेन पर्पस था ना, उनका मेन पर्पस था ये बताना कि जो लाइफ आ रही है वो किस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रही है, ठीक है। हम जो करते हैं, हम तो प्रॉपर इसलिए करते हैं ना कि हम जो भी मतलब फ्लास्क का मीडियम जो हम ले रहे हैं वो सिंपल, वहां पे कोई भी उसको कंटामिनेशन वगैरह कुछ भी ना वहां पर हो, हम तो इसलिए वहां पे करते हैं ना। लेकिन उनका ये पर्पस नहीं था वहां पे लुइस पास्चर का, उनको तो पता ही नहीं था कि मीडियम में ऐसे करके माइक्रोनिज्म भी ग्रो कर जाता है या फिर ऐसा भी कुछ होता है, वो इसी चीज को तो प्रूव कर रहे थे, ठीक है। ये स्टेरिलाइजेशन का तो देखो, स्टेरिलाइजेशन का तरीका तो लुइस पास्चर ने दिया ना, वो बाद में ही तो दिया, पहले तो उन्होंने ये बताया कि जो लाइफ फॉर्म है मतलब न्यू लाइफ कैसे आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग आ रही है। स्टेरिलाइजेशन तो बाद में लुइस पास्चर ने दिया था ना, जो भी हम अब लैब में स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। ओके मैम। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारे पास मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यहाँ पर आता है मोस्ट एडवांस थ्योरी यहाँ पर होती है। अब ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ना, इसको हम केमिकल एवोल्यूशन भी बोलते हैं,
केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी भी यहाँ पर बोलता है। मतलब केमिकल एवोल्यूशन इसलिए बोलता है क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला था कि जो सेल बनता है, मतलब जो फर्स्ट सेल बनता है वो कैसे बनता है, फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो पहला सेल बना है वो कैसे बना है, केमिकल मॉलिक्यूल से पहले सेल की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केमिकल एवोल्यूशन यहाँ पे बोलता है। अब ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी, ये दी थी ओपरेन एंड हाल्डे ने ये थ्योरी यहाँ पे दी थी। ठीक है, ओपरेन एंड हाल्डन। अब ये जो ओपरेन एंड हाल्डन है ना, इन दोनों ने ना इंडिपेंडेंटली काम किया था। ठीक है, दोनों ने मिलके थ्योरी नहीं दी है, दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था। दोनों के काम को फिर एक साथ कंबाइन किया गया, तब जाके फिर वहां पे थ्योरी बनी, मॉडर्न थ्योरी यहाँ पे बनी, या फिर केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पे बनी है। ठीक है, दोनों ने अलग अलग ही यहाँ पे काम किया था। ठीक है, हमने कल भी किया था कि ये जो थ्योरी है इसको हम कैसे पढ़ते हैं, मॉडर्न थ्योरी जो यहाँ पर आती है इसको हम कैसे पढ़ते हैं, दो पार्ट में यहाँ पे पढ़ते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है, कीमोजेनी इसको बोल सकता है। कीमोजेनी हमारे पास होगा जहां पर हम बेसिकली केमिकल एवोल्यूशन देखेंगे कि कैसे एटम से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से फिर कैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, इनऑर्गेनिक से फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक से फिर बनता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये सब हमारे किस में आ जाता है, कीमोजेनी में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जो सेकंड पार्ट इस थ्योरी का यहाँ पर आता है वो होता है बायोजेनिक या फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने कैसे फर्स्ट सेल की फॉर्मेशन की। फर्स्ट सेल हमने पहले भी किया, कल भी किया था कि इसमें क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है सबसे पहले, फर्स्ट सेल कौन सा आएगा, अरे फर्स्ट सेल एटम फर्स्ट सेल थोड़ा है, ऑटोट्रोफ्स में बोला था, बताया था ना कि अबंडेंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो फिर कीमोसिंथेटिक नहीं, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया पहले आएंगे ना, सबसे पहले हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आता है, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आता है, उसके बाद फिर ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक में भी फिर कीमो और फिर फोटोट्रोफ्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेट्रोट्रोफिक आता है। तो ये बायोजेनिक में यही देखना कि फर्स्ट सेल का ओरिजिन कैसे हुआ, फर्स्ट सेल की फॉर्मेशन कैसे, फिर उनकी डिवीजन एबिलिटी कैसे आई, फिर वहां पे प्रोकैरियोट से कैसे यूकैरियोट की फॉर्मेशन वहां पर होती है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन कैसे होते, कैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से फिर वहां पे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स पूरी मतलब बॉडीज वहां पे बनती है। ठीक है, तो दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कीमोजेनी। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कीमोजेनी, स्टार्ट करते हैं कीमोजेनी या फिर केमिकल एवोल्यूशन। फर्स्ट यहाँ पे कहते हैं कीमोजेनिक या फिर केमिकल एवोल्यूशन यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट यहाँ पर आता है फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे बनता है। अब पहले यहाँ पे देखते हैं कि पहले यहाँ पे प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन कैसी थी। अब जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन थी वहां पर सबसे पहले क्या था, हाई टेम्परेचर था। ठीक है, रिड्यूस्ड एनवायरमेंट था। रिड्यूस्ड एनवायरमेंट का सिंपल मतलब क्या होगा कि वहां पे कोई भी फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। ठीक है, फ्री फॉर्म में कोई भी ऑक्सीजन वहां पे नहीं प्रेजेंट थी। वहां पे कैसा था, रिड्यूस एनवायरमेंट वहां पे था, रिड्यूस एनवायरमेंट था। ओजोन लेयर नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए फिर जो यूवी रेडिएशन थी वो डायरेक्ट क्या थी, अर्थ पर आ रही थी, कोई भी ओजोन लेयर वहां पे नहीं थी। ठीक है, ओजोन लेयर नहीं प्रेजेंट थी। गैसेस प्रेजेंट थी। ठीक है, उस टाइम पे क्या थे, कुछ गैसेस वहां पे प्रेजेंट थी। गैसेस में जैसे यहाँ पे क्या जाता है,
वहां पे वाटर वेपर प्रेजेंट है, मीथेन, अमोनिया, ठीक है, ये सब गैसेस वहां पे प्रेजेंट थे। लाइट सोर्स, अब उस टाइम पे क्या था, मतलब जो अर्थ पर तीन सोर्स है वहां पे लाइट के, ठीक है। एक तो वहां पे कहते हीट, हीट वहां पे तो सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सेकेंड था यूवी रेस, ठीक है। सेकेंड जो सोर्स मतलब लाइट का जो यहाँ पे सोर्स था वो वहां पे क्या था, लाइट सोर्स, या फिर इसको सिंपल बोल सकता है एनर्जी सोर्स, मतलब जो भी एनर्जी का सोर्स उस टाइम पे अर्थ पे था ना, एनर्जी का सोर्स वहां पे क्या था, हीट वहां पे थी, ठीक है। और कहां से जो यूवी रेस वहां पर आता, यूवी रेस से वहां पे कुछ एनर्जी वहां पर आ रही थी, और क्या थे वहां पे लाइटनिंग, लाइटनिंग वहां पर हो रही थी। ये तीनों वहां पे क्या कर रही थी, तीनों एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। एनर्जी सोर्स थी बेसिकली। लाइट सोर्स तो सिंपल वैसे सन ही बोलते हैं कि सन से लाइट मतलब लाइट आती है। इन तीनों को हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स में कैसे कि यहाँ पे हीट से एनर्जी मिल रही थी, यूवी रेज जो सन से आ रही है वहां से मिल रही थी, लाइटनिंग वहां पर होती है, लाइटनिंग से एनर्जी यहाँ पे मिल रही थी। तो ये तीन एनर्जी सोर्स थे उस टाइम पे अर्थ पे, ठीक है। तीन एनर्जी सोर्स है। तो ये प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन था कि उस टाइम पे अर्थ पे कंडीशन कैसे थी कि हाई टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वहां पे था, एटमोस्फेयर भी वहां पे रिड्यूस था, कुछ गैसेस वहां पे प्रेजेंट थे, कोई भी ओजोन लेयर नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे यूवी रेस क्या करते डायरेक्टली अर्थ पर आ रही थी, और तीन यहाँ पे एनर्जी सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। अब ये जो कंडीशन थी ना, इसी कंडीशन में फिर हुआ क्या, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखता है, अब जो अभी हमने ये किया ना गैसेस वगैरह के वाटर वेपर वगैरह, ये हमारे पास यहाँ पे क्या थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे। देखो सिंपल, पहले तो क्या थे वहां पे कुछ एटम्स प्रेजेंट थे। एटम्स में क्या क्या, जैसे कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और भी मतलब जैसे मेटल्स वहां पे प्रेजेंट है, और भी डिफरेंट टाइप के वहां पे क्या थे, एटम्स वहां पे प्रेजेंट है। अभी एटम्स ने क्या किया, कंबाइन करके सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन वहां पे की, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन वहां पे की। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जैसे वहां पे क्या था, वाटर वेपर्स वहां पर आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, H2 प्लस N2, इन दोनों ने कंबाइन करके यहाँ पे क्या बना दिया, अमोनिया की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई, ठीक है। ये सब यहाँ पे क्या बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल, और यहाँ पे क्या हो रहा था देखो, अब उस टाइम पे क्या था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा, अब वाटर वेपर्स थे, वाटर वेपर्स से वहां पे क्या किया, वहां पर फिर फॉर्मेशन होने स्टार्ट हुई, किसके, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होने स्टार्ट हुई, ठीक है। क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई, फिर वहां पे क्या हुआ, क्लाउड से वहां पे क्या हुआ, रेन आने स्टार्ट हुई। रेन से हाई टेम्परेचर होने की वजह से फिर से वाटर वेपर यहाँ पे क्या कर रहा था, मतलब इवेपोरेशन वहां पर होती, फिर से वहां पे क्या कर रहा था कि वाटर क्या करता, वेपराइज्ड वहां पर होता, और यही साइकिल वहां पे कंटिन्यू थी कि जैसे क्या हुआ कि सिंपल क्या, रेन आ रही है, रेन से हाई टेम्परेचर वहां पर है, अर्थ पे क्या हुआ, वाटर वेपर्स वहां पे मतलब वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन से फिर क्या करे, वापस से वो कैसे जा रहा है, एटमोस्फेयर में जा रहा है। और ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू रही, और इसी साइकिल के कंटिन्यू की वजह से तो यहाँ पर क्या होगी, सी की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। सी फॉर्म्स वहां पर हुए, ओशंस मतलब वाटर बॉडीज की फॉर्मेशन वहां पर होगी, ठीक है। वाटर बॉडीज वहां पे बनी, और फिर वाटर बॉडीज जब बनी, जैसे कि कोई भी यहाँ पे वाटर बॉडी यहाँ पे बनी, अब इस वाटर बॉडी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे के सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे यहाँ पे क्या जाता है, अमोनिया आ जाता है, मीथेन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। HCN जैसे यहाँ पर होता है, हाइड्रोजन साइनाइड, इन सब की, ये सब अब कहाँ पे प्रेजेंट है, इन वाटर बॉडीज में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके बाद जो यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनता है, वो कैसे बनता है, इन्हीं वाटर बॉडीज में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अब आपस में कंबाइन करके वो क्या बनाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सब एक्चुअल में कहां पर होता है, एक्वेटिक मतलब वाटर बॉडीज में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। कि वहां पे क्या हो रहा है, सिंपल जो भी पहले वहां पे क्या बन रहा है, मतलब एटमोस्फेयर जैसा भी था, वहां पे गैसेस थी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है, रेन वहां पर आ रहा है, फिर उसके बाद वाटर बॉडीज यहाँ पे बन रही है। और वाटर बॉडीज में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अब आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फिर कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे यहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास हमारे से प्यूरिन्स बनता है, पिरिमिडिन्स जैसे यहाँ पे बनता है, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होना, ठीक है। अब जैसे वहां पे फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन होना है, ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होना है, ये सब यहाँ पे क्या बनेंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे।
सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फिर बाद में कंबाइन करके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स फिर क्या बना रहा है वहां पे, आरएनए जेनेटिक मटेरियल वहां पे बनाएंगे। अमीनो एसिड्स फिर कंबाइन करके क्या बनाता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसे करके फिर वहां पे क्या बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होते हैं। देखो पहला यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन आता है, कार्बन प्लस में एनर्जी, और प्लस में यहाँ पर क्या होता है, H2, और ये यहाँ पे बनाता है कार्बाइड। कार्बन प्लस एनर्जी प्लस हाइड्रोजन, ये यहाँ पे क्या बनाता है, कार्बाइड यहाँ पे बनाता है। कार्बाइड बेसिकली यहाँ पे क्या, ये CH2, CH2 यहाँ पे कहते हैं कार्बाइड यहाँ पर होते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया, ये मीथेन की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई। ठीक है, CH2 प्लस CH2 ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बना है, मीथेन की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई। ठीक है, अब फिर ये जो मीथेन है, इस मीथेन को फिर आगे फर्दर यूज किया गया। ये मीथेन ने यहाँ पे क्या किया, वाटर नहीं होगा, ये बेसिकली वाटर वेपर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो H2 जब भी हम कह रहे हैं मतलब वाटर वेपर्स क्या कर रहे हैं, CH2, फिर साथ में यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर्स CH4। ये जो मीथेन होगा साथ में यहाँ पर क्या आएंगे, वाटर वेपर्स आता है, वाटर वेपर्स प्लस में यहाँ पे क्या आता है, CO2। अब ये सब आपस में कंबाइन करता है, और ये सब आपस में कंबाइन करके यहां पर फॉर्मेशन करते हैं शुगर। ठीक है, CH4 H2 मतलब यहाँ पे किसमें वाटर वेपर की फॉर्म में, CO2, ये सब आपस में मिलकर यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे शुगर की फॉर्मेशन करता है। शुगर यहाँ पर आता है, इससे ही फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। इससे ही फिर आपस में यहाँ पे क्या बनता है, फैटी एसिड्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, और ये शुगर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये सब यहाँ पर क्या है, ये सब यहाँ पर है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये सब यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे अभी यहाँ पे भी क्या बनेगी, सिंपल शुगर यहाँ पे बनेगी। फिर उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वहां पे फिर सिंपल शुगर क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करके वहां पे क्या बनाएगी, कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, शुगर बन रहा है, ग्लिसरॉल बन रहा है, और साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, फैटी एसिड्स यहाँ पे बनते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे मीथेन प्लस में NH3 प्लस HCl एंड प्लस H2। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्या है, ये सब यहाँ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये सब आपस में क्या करता है, कंबाइन कर रहा है, और ये कंबाइन करके यहाँ पे फॉर्मेशन करता है फिर प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ठीक है, इन सब से मिलकर यहाँ पे क्या बनता है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स में ना इंपॉर्टेंट ये आता है HCN। HCN जहां पे भी प्रेजेंट होगा ना, बेसिकली मतलब HCN अगर हम डाल देते हैं ना, तो HCN बेसिकली क्या करता है, वो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। फिर उसके बाद CH3 NH3 CO2 एंड वाटर, ये सब मिलकर यहाँ पर बनाता है अमाइनो एसिड्स। इन सब मॉलिक्यूल्स, इन सब कंपाउंड्स ने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने मिलकर यहाँ पे क्या बनाया, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बनाया। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन है, अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स यहाँ पे बनाया, शुगर वहां पे बन गया, ग्लिसरॉल बना, फैटी एसिड बना, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होगी। और ये सब कुछ जो बन रहा है, ये सब की फॉर्मेशन कहां पर हो रही है, एक्वेटिक बॉडी में, वाटर बॉडी में इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ये सब कहां पे बन रहा है, वाटर में ये सब बन रहा है। अब देखो इस वाटर बॉडी में यहाँ पे क्या शुगर प्रेजेंट है, फैटी एसिड यहाँ पे है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। ठीक है, प्यूरिन्स है,
पिरिमिडीन्स है, ठीक है। और अभी देखो, अभी जो वाटर है ना, यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी कैसा है, अभी हाई टेम्परेचर है, मतलब इतना ज्यादा अभी कम टेम्परेचर नहीं हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था अर्थ पे उससे कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे क्या करते हैं, मतलब अर्थ का टेम्परेचर कम होता है, वैसे वैसे वहां पे क्या करते हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, रेन वहां पर आती है, तो टेम्परेचर कम होता है। बट अभी भी इतना टेम्परेचर कम नहीं हुआ, अभी भी टेम्परेचर यहाँ पे हाई रहता है। अब ये जो यहाँ पे ये बनता है ना, इसको फिर यहाँ पे बोलते हैं, ये बनता है प्रीबायोटिक सूप, ठीक है। इसे यहाँ पे नाम दिया गया प्रीबायोटिक सूप। प्रीबायोटिक सूप में यहाँ पे क्या है, वाटर बॉडी में जो भी सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है, इसको, इस पूरे को यहाँ पे क्या नाम दिया गया, प्रीबायोटिक सूप। मतलब ये जो वाटर है, वाटर बॉडी में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको बोला गया प्रीबायोटिक सूप। प्रीबायोटिक सूप या फिर इसको हॉट डाइल्यूट सूप भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, हॉट डाइल्यूट सूप भी इसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, अब यहाँ पे जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इनकी फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, अब इनकी एक्यूमुलेशन हो रही है, ठीक है। इनकी एक्यूमुलेशन होती रहेगी, एक्यूमुलेशन होते होते फिर ये क्या बनाता है, आपस में ये मिलकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनाता है, ठीक है। इनके क्या हो गया फर्दर, ये जो यहाँ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने, कंपाउंड्स यहाँ पे जो सिंपल बने, इनकी एक्यूमुलेशन होगी। एक्यूमुलेशन क्योंकि इनके डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, डिग्रेडेशन क्यों नहीं हो सकते, एंजाइम्स ने जिसको डिग्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं प्रेजेंट है जिनको डिग्रेड करेंगे, एंजाइम्स नहीं यहाँ पे प्रेजेंट है। एटमोस्फेयर कैसा, रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट में ऑक्सीडेशन होगी तभी डिग्रेडेशन होगी, ठीक है। एनवायरनमेंट भी वहां पे कैसा है, रिड्यूस्ड है, कोई एंजाइम वहां पर नहीं, कोई कैटलिस्ट वहां पर नहीं जो क्या करे, इनकी डिग्रेडेशन करे, तो डिग्रेडेशन वहां पे नहीं होती, इसलिए वहां पे क्या करता है, ये कंपाउंड से क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेट करके फिर वहां पे बनता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग में जो अर्थ था ना, अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी ना, तो अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी, तब भी क्या बन पाया, एक फर्स्ट मतलब सेल बन पाया, या फिर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन पाए। अगर स्टार्टिंग में ही ऑक्सीजन वहां पर होता ना, तो कभी भी ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन अगर पहले ही होता, ऑक्सीडेशन वहां पर होती रहती, रिएक्शंस वहां पे चलते रहते, कभी भी मॉलिक्यूल्स कंबाइन ही ना करते, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे बने हैं, ये सिर्फ किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी, तब भी वहां पे क्या बना है, और मतलब मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर उन्होंने क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन वहां पे की है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी। तो सिंपल अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अभी एक्यूमुलेट करते रहेंगे, क्योंकि इनकी डिग्रेडेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो कोई भी एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, और एनवायरमेंट भी कैसा वहां पे रिड्यूस्ड एनवायरमेंट है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर फिर फॉर्मेशन होगी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बट अभी इससे पहले क्या करता है, हमें एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करता है, ठीक है। यूरियन मिलर्स एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किया था कि अगर हम क्या करते हैं, लैब के अंदर सेम प्रिमिटिव अर्थ के कंडीशंस मेंटेन कर देते हैं, तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, यूरियन माइलर ने किया था। अब नेक्स्ट वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखते हैं। मतलब जो भी ओप्रेन हाल्डे ने बताया था, बस उसी को क्या कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, ठीक है। लैब के अंदर वैसे सेम कंडीशंस मेंटेन करके, सब कुछ जो भी प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस थी वैसे मेंटेन करके, यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेशन बताई थी कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, ऐसे फॉर्म यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 1953 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था।
देखो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे किया था, यहाँ पर उन्होंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यहाँ पर मेंटेन की, मतलब जो भी उस टाइम पे अर्थ पे गैसेस प्रेजेंट थी वो यहाँ पर किया। साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे क्या था बेसिकली, देखो हमने क्या था ना कि वहां पे क्या था, मतलब उस टाइम पे जो अर्थ थी, अर्थ पे तीन एनर्जी सोर्स थे, तीन एनर्जी सोर्स वहां पे क्या थे, हीट वहां पे थी, लाइटनिंग वहां पर थी, और वहां पे क्या थे, यूवी रेस। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये एनर्जी सोर्स यहाँ पे क्या थे, लाइटनिंग यहाँ पे एनर्जी सोर्स दिया, एनर्जी सोर्स लाइटनिंग किस फॉर्म में, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में एनर्जी सोर्स यहाँ पे क्या, लाइटनिंग यहाँ पे की। यहाँ पे क्या किया, वो मतलब वोटर यहाँ पे है, वोटर को यहाँ पे क्या किया, हीट यहाँ पे किया, फिर वेपराइज करके फिर हीट क्या मतलब वोटर यहाँ पे क्या करे, वाटर वेपर्स के फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया, ये सारी कंडीशन यहाँ पे मेंटेन की जो भी प्रिमिटिव अर्थ पे वहां पे प्रेजेंट थी। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे था 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उन्होंने यहाँ पे मेंटेन किया, यहाँ पे गैसेस यहाँ पे की, और उसके बाद ये सब कंडीशन करने के बाद यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेशन देखी कि यहाँ पर क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि अर्थ की कंडीशन वैसे मेंटेन करके यहाँ पर देखा था कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे यहाँ पे उन्होंने अमाइनो एसिड्स के फॉर्मेशन के, अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन देखी, जैसे यहाँ पे क्या बना, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड यहाँ पे बना। ठीक है, यहाँ पे देखो उन्होंने कि यहाँ पे क्या बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे क्या बनता है, अमाइनो एसिड्स बनता है, अमाइनो एसिड में जैसे एग्जांपल यहाँ पे कहते हैं ग्लाइसिन। देखो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स का स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता है, डीएनए का स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा जिस पर वो सरवाइव करेगा। ये तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो कैसे भी बन रहे हैं ना। अच्छा, कितना टेम्परेचर होता है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स का, 234 शायद। देखो एक चीज समझो, वैसे तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, अगर यहाँ पे अमीनो एसिड्स बन रहा है, अमीनो एसिड्स का भी तो अपना एक टेम्परेचर होगा ना, कितने टेम्परेचर के बाद इनका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन वहां पे नहीं होगी। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है सबका ही ऐसे तो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, कि इनका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, कि इस पॉइंट के बाद जाके उनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो सिंपल सा है क्या, अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करते हैं या फिर हम प्यूरिन पिरिमिडिन्स की बात करते हैं, वहां पे सिंपल है कि एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन्स में कह रहा है वहां पे रिंग की फॉर्म में एटम्स आके कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर वैसा बन रहा है। अब वो स्ट्रक्चर ऐसा था नहीं कि वो मतलब किसी भी टेम्परेचर पे सर्वाइव करेगा, वो क्या करेगा, किसी ना किसी टेम्परेचर में उनका बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या करेगा, मेल्टिंग तो होगी होगी वहां पे। ठीक है, सेम ऐसे अमीनो एसिड ये होगा, ग्लाइसिन होगा, ग्लाइसिन या फिर अमीनो एसिड, कोई भी अमीनो एसिड है, सबका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा तभी तो उनकी फॉर्मेशन होगी ना। बेसिकली केमिस्ट्री मतलब यहाँ पे बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी यहाँ पर आती है, बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। अब एक चीज देखो, अगर हमने देखो स्टार्टिंग की कंडीशन हम देखते हैं, स्टार्टिंग की कंडीशन वहां पे थी कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, 5000 डिग्री की उसमें टेम्परेचर वहां पे था, तब वहां पे क्या हुआ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि वहां पे क्या था, कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी ना। जैसे जैसे करके वहां पे क्या करा, कंडीशन वहां पे कैसे, टेम्परेचर वहां पे कैसे कूल डाउन वहां पे होना स्टार्ट हुआ, तभी तो वहां पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। फॉर्मेशन क्यों स्टार्ट होगी, वहां पे फेवरेबल कंडीशन बनने स्टार्ट होगी, कि उस कंडीशन में अब वो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, कंबाइन करके अब वो स्टेबल रह सकता है इस टेम्परेचर पे, तभी उनकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई। तो सेम जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स है, अब ये इस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है तभी तो इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई ना। इससे पहले वाले पे क्यों नहीं हुई, इससे पहले वाले पे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था पहले वाली अर्थ कंडीशन में, धीरे धीरे करके टेम्परेचर स्लो डाउन हुआ, मतलब कूल डाउन हुआ, वहां पे टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हुआ, तभी तो इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट तो होगा ही होगा, हर एक किसी अमीनो एसिड्स का भी होगा, ग्लाइसिन का भी होगा, हर एक स्ट्रक्चर का वहां पर होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट ये कि अर्थ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेचर, सब कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब फेवरेबल होने स्टार्ट हुई तभी वहां पे किन किन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, अदरवाइज तो पहले ये फॉर्म बन जाते हैं ना, स्टार्टिंग में प्रेजेंट होते हैं। स्टार्टिंग में क्यों नहीं प्रेजेंट, क्योंकि इनकी वहां पे फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, बेसिकली वहां पे अनस्टेबल थे वो, उस टाइम पे फॉर्मेशन हुई नहीं। अब यहाँ पे आके देखो, ये कंडीशन यहाँ पे क्या करे, फेवर यहाँ पे करे, तभी तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है ना, किसकी फॉर्मेशन, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होगी या फिर प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की फॉर्मेशन होगी। ये वाले टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर पा रहे तभी वो क्या करें, यहाँ पे स्टेबल है। ठीक है, अब तो यहाँ मैम, पे देखो, हाँ जी बोलो। अगर हम अभी पिरामिडिन्स को जब प्योरिन्स को इतने हाई टेम्परेचर पे रखें तो वो नहीं सरवाइव करेंगे, चाहे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो अभी क्यों नहीं कर पाते, अगर इनका टेम्परेचर इतना है कि ये इस टेम्परेचर पे सरवाइव कर रहे हैं पहले,
तो अगर हम अभी लैब में ही कर लें या कुछ भी करें, तो ये अभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमारी बॉडी का ही ले लो कि 37 है, तो उसमें भी तो है ना डीएनए एग्जिस्ट कर रहा। तो अगर हमारा बॉडी का हाई टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाए, हाँ, तो तो अब देखो हाई टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जब हाई टेम्परेचर होता है ना, तब तो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर डीनेचर करता है, मतलब डीएनए डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है। लेकिन उसमें हम ये नहीं बोलते कि प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर रहा है, वहां पे हम बोलते मैम हैं कि वो फिर भी स्ट्रैंड सेपरेट कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर भी मैम इतना ज्यादा हाई थोड़ी ना होता है, मैक्सिमम 40 तक चला जाएगा जहाँ हमारी बॉडी का भी, तो हम्म। इतना ज्यादा नहीं जाएगा। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले इतने हाई हम्म। टेम्परेचर पे, तो अभी क्यों नहीं कर पाते अगर हम लैब में भी करें करते हैं काम तो? अभी क्यों नहीं क्योंकि कर इनका पाते? हाँ, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा ना, कि जैसे हमने डीएनए को डीनेचर करना है, तो हम स्पेसिफिक कितना टेम्परेचर देते हैं उसको, तो उससे ज्यादा करेंगे तो वो नहीं करता, जो उससे कम देखो देते एक हैं तो चीज, नहीं। एक तो प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स का कंसेप्ट, अगर हम इनको इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को लेकर चलेंगे, प्यूरिन पिरिमिडिन्स इनका कंसेप्ट अलग होगा, अगर हम डीएनए का अलग से लेकर चलेंगे, डीएनए का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, या तो देखो डीएनए का कंसेप्ट, तो टेम्परेचर तो डीएनए का तो अलग ही होता है, डीनेचरेशन वगैरह सब कुछ अलग होता है, वहां पे हम बॉन्ड्स की ब्रेक नहीं, वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन, डीनेचरेशन में सिंपल डीएनए की बात करते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स को अगर वहां पे ब्रेक करना, उनकी मेल्टिंग होना है, तो उनको तो वहां पे क्या होगा, उनका रिंग स्ट्रक्चर ही बेसिकली डिस्टर्ब होगा, वहां पे हर एक मैम मॉलिक्यूल वहां पे हमारे अलग अलग अंदर उनका सेपरेट होता जाएगा। मैम हमारे बोलो अंदर अगर मनप्रीत के। प्यूरीन्स और पिरिमिडिन्स की होती तो है यूरिक एसिड जो बनता है, और जो डीएनए के अंदर प्यूरीन्स पिरिमिडिन्स होती है उनकी नहीं होती, क्योंकि वो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं। और मैम उसकी डिग्रेडेशन के लिए यूरिकेस एंजाइम जो चाहिए होता है, वो पुराने वाले इन्वायरमेंट में तो वैसे भी नहीं होगा। सिंपल से देखो, यहाँ पे एक चीज समझो, अभी जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना कि यहाँ पे क्या था कि उस टाइम पे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन सर्वाइव क्यों करे थे। अभी यहाँ पे बोला था क्योंकि इनसे क्या बनना है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और इनको डिग्रेड करने के लिए कोई भी एंजाइम वगैरह नहीं था। लेकिन आज हमारे पास एंजाइम बन चुके हैं प्यूरिन्स पिरिमिडिन को डिग्रेड करने के लिए भी, ऐसे कैटलिस्ट हैं, ऐसे यहाँ पे एंजाइम है जो बेसिकली क्या करते हैं कि डिग्रेडेशन हो जाती है। अभी जो आज के टाइम पे जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो किस लिए, क्योंकि अब एंजाइम्स के फॉर्मेशन हो चुके हैं जो उनको डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, कोई भी एंजाइम वगैरह नहीं प्रेजेंट था। जैसे अभी भी बताया था कि यहाँ पे कोई इनकी एक्यूमुलेशन हो रही है, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनकी एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन की, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, इनके डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं थी। डिग्रेडेशन पॉसिबल के लिए सिर्फ टेम्परेचर फैक्टर वहां पर नहीं आएगा, वहां पे क्या इनका कोई भी कैटलिस्ट ऐसा नहीं था जिनको डिग्रेड कर पाए, ना ही कोई भी एंजाइम की फॉर्मेशन थी जिनके डिग्रेडेशन वहां पे कर पाए। और प्लस में आज का एनवायरमेंट कैसा है, आज का एनवायरमेंट ऑक्सीडाइज्ड एनवायरमेंट है। पहले एनवायरमेंट कैसा था, रिड्यूस था। तो रिड्यूस्ड एनवायरमेंट में वो क्या करते हैं, सर्वाइव वहां पे करते हैं, बॉन्ड्स की ऑक्सीडेशन ही नहीं होती, इसलिए वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन आज का टेम्परेचर, आज का जो एनवायरमेंट है कैसा, ऑक्सीडाइज्ड एनवायरमेंट, ऑक्सीजन इतनी ज्यादा प्रेजेंट है। अब वहां पे बॉन्ड्स की ऑक्सीडेशन वहां पर, ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या करता है, वहां पे देखो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो उनके उनके स्ट्रक्चर को क्या करता है, डिग्रेड वहां पे करे, या फिर बहुत जल्दी उनकी डिग्रेडेशन हो रही है, या फिर बहुत जल्दी बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि आज का एटमोस्फेयर कैसा, ऑक्सीडाइज्ड वहां पर है, पहले का एटमोस्फेयर रिड्यूस्ड था, इसलिए वहां पे पहले वो कैसे थे, स्टेबल वहां पे थे। हाँ, एंजाइम्स की बिना डिग्रेडेशन बहुत स्लो होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, एंजाइम भी वैसे तो इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर एटमोस्फेयर का जाता है। पहले का एटमोस्फेयर रिड्यूस था, इसलिए वो स्टेबल थे, सारे के सारे जो कंपाउंड्स थे। आज का जो एनवायरमेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड है, इसलिए अब कोई भी कंपाउंड स्टेबल नहीं है। ये सिंपल सा आंसर यहाँ पे बनता है इसका। ठीक है, क्लियर है अभी? हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें वो भी मैटर करती है ना, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी तो मैटर यहाँ पे करती है ना, कि कैसे कंडीशन थी। प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमने बोला कि वहाँ पे रिड्यूस थी, तब भी सारे मॉलिक्यूल्स वहाँ पे स्टेबल थे। आज की कंडीशन रिड्यूस नहीं, आज की कंडीशन ऑक्सीडाइज्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तभी उनकी डिग्रेडेशन वहाँ पे, ऑक्सीडेशन इजिली हो जाएगी। पहले के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन नहीं थी, तभी यहाँ पे हमने देखा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी। फॉर्मेशन फिर यही एक्यूमुलेट होकर उन्होंने फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, अब इसमें देखो, यहाँ पर हमने क्या देखा कि मतलब बेसिकली जो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा कि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो रही है। अमीनो एसिड में जैसे यहाँ पे ग्लाइसिन यहाँ पे बना, एलानिन यहाँ पे बनता है, एस्पार्टिक एसिड यहाँ पे बनता है। ठीक है, मतलब और भी जितने भी डिफरेंट ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर हुआ, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई। ठीक है, अगर देखो अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ये गैसेस यहाँ पे यूज की थी। अगर वो क्या करते, यहीं पर ही किसकी एडिशन कर देते, HCN की एडिशन करते। HCN की एडिशन जैसे ही होती तो इसके साथ फिर यहाँ पे क्या बन जाते, प्यूरिन्स एंड
पिरिमिडिन्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, जैसे HCl यहाँ पर होता है तो किसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना पार्ट बी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें एक दो लाइंस लिख लो। एक तो पहले यहाँ पे लोगों एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे क्या ऐड किए थे। ठीक है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एक तो उनका रेशियो देखते हैं कि कितने रेशियो में ऐड किया था। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर आएगा CH4 H2 NH3 वाटर एंड CO2। ठीक है, जो भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ऐड किए थे वो थे मीथेन यहाँ पे H2 NH3 CO2 एंड H2 यहाँ पे थे। अब इसमें से CH4 NH3 एंड H2। ठीक है, मीथेन अमोनिया और जो हाइड्रोजन यहाँ पे था इनका रेशियो यहाँ पे यूज किया था 2:1:2। ठीक है, 2:1:2। इस रेशियो में क्या की थी, इन इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ पे दिया था 800 डिग्री सेंटीग्रेड का। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहां पे था। और यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेशन यहाँ पे देखी थी किसकी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देखी थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अभी हमने क्या क्या था, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन यहाँ पे देखी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ से ना ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या क्या यूज किया था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है, मतलब उसमें से कोई भी चार मॉलिक्यूल्स से देखे कि इनमें से कौन सा यूरियन माइलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया था। ठीक है, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे क्या बना, यहाँ पर हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है। अब इसमें नेक्स्ट यहाँ पर आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ही एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट अब आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल यहाँ पे होगा क्या, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे क्या अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है किसके, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, इनकी एक्यूमुलेशन हुई तब यहाँ पे क्या बन पा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन पा रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्लिसरॉल प्लस में फैटी एसिड्स आएंगे तो वो क्या बना देंगे, यहाँ पे लिपिड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो सिंपल शुगर्स हैं, सिंपल शुगर्स आपस में कंबाइन करेंगे और वो क्या बना देंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर। जैसे मोनोसेक्राइड्स बनी, मोनोसेक्राइड्स कंबाइन करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स यहाँ पर बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई। ठीक है, फिर उसके बाद प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स प्लस में यहाँ पर क्या है, शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या हुआ, फॉस्फेट ग्रुप, इन सब ने कंबाइन करके यहाँ पे क्या बना दिया, अच्छा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से फिर यहाँ पे क्या बने, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इन सब ने कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, शुगर, प्लस में यहाँ पे क्या बने, फॉस्फेट, साथ में फिर क्या बने यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के साथ फिर यहाँ पे आगे क्या बनेंगे, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पर बने।
तो यहाँ तक बेसिकली हमारा कीमोजेनी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कीमोजेनी में सिंपल स्टार्टिंग होगी, सबसे पहले वहां पे बनेंगे सबसे पहले वहां पे क्या बनेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फिर क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। फिर वहां पे क्या बन रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि वहां पे प्रीबायोटिक सूप की फॉर्मेशन वहां पर, या फिर उसको हॉट डाइल्यूट सूप भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज, ये सब रिएक्शन कहां पर हो रही है, वाटर बॉडी में यहाँ पर हो रही है। फिर उसके बाद उनकी एक्यूमुलेशन हो रही है, कोई भी डिग्रेडेशन हो रही है, एक्यूमुलेट करके वो क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ये आगे फिर फर्दर लाइफ की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आएगा बायोजेनिक या फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यहाँ पर आएगा। हाँ जी, नहीं नहीं, देखो ऐसा था, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में ना वो HCl इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ सिंपल अमीनो एसिड की फॉर्मेशन बताई थी। अमीनो एसिड की फॉर्मेशन उन्होंने बताई थी, उन्होंने न्यूक्लियस प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के लिए, वो हमने इसलिए बोला कि अगर इसमें HCl भी ऐड हो जाता फिर यहाँ पे बन जाता प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। हाँ, उन्होंने सिर्फ अमीनो एसिड की फॉर्मेशन बताई थी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड की फॉर्मेशन, ये वो बताया था पॉइंट कि अगर HCl ऐड हो जाता तो फिर यहाँ पे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स बन जाते। नेक्स्ट आता बायोजेनिक या फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोजेनिक या फिर आता बायोलॉजिकल एवोल्यूशन यहाँ पर आता है। अब देखो लाइफ की ओरिजिन के लिए ना तीन कंडीशंस है, वो तीन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी हम बोलेंगे कि लाइफ का ओरिजिन वहां पर हुआ है। ठीक है, तो वो तीन कंडीशन देखो कौन कौन सी होती है, लिखो। फर्स्ट कंडीशन लिखो, देखो, फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, फॉर द origin of life, following three conditions, following three conditions must be fulfilled. For the origin of life, following three conditions must be fulfilled. First लिखो यहाँ पे, there must be continuous supply of, there must be continuous supply of self-producing molecules, self-producing molecules called replicators, self-producing molecules called replicators. तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या कि सिंपल कोई भी जो लाइफ होगी वो कैसे, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, तभी वहां पे होगी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल का मतलब क्या, क्योंकि डिवीजन तभी पॉसिबल है, और जब तक डिवीजन होगी तब तक वहां पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड लिखो, कॉपिंग ऑफ दीज रेप्लिकेटर्स, कॉपिंग ऑफ दीज रेप्लिकेटर्स must have been subject to mutation, must have been subject to mutation. म्यूटेशन किस लिए जरूरी होगा, वेरिएशन के लिए, एडेप्टेशन के लिए। ठीक है, म्यूटेशन वहां पे जरूरी है। थर्ड लिखो, द सिस्टम ऑफ रेप्लिकेटर्स, द सिस्टम ऑफ रेप्लिकेटर्स must have required, must have required a continuous supply of, a continuous supply of free energy, a continuous supply of free energy and their partially isolation from, and their partial isolation from the general environment.
फर्स्ट सिंपल कि वहां पे रेप्लिकेटर्स होंगे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होगी, सेकेंड म्यूटेशन होगी, थर्ड वहां पे कांस्टेंट सप्लाई चाहिए फ्री एनर्जी की, और वो क्या करता है अपने आपको आसपास के एनवायरमेंट से पार्शियली क्या करता है आइसोलेट करता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर आता देखो, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास आता है ओपेरॉन एंड सिडनी फॉक्स। ठीक है, दो यहाँ पे बायोलॉजिस्ट है, ओपेरॉन एंड सिडनी फॉक्स, ओपेरॉन एंड हाल्डन। ठीक है, वहां पे ओपेरॉन एंड यहाँ पे सिडनी फॉक्स यहाँ पर है। इन्होंने क्या बोला कि अभी तक यहाँ पे क्या बना, अभी तक हमारे पास यहाँ पे क्या बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे बने। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने फॉर्मेशन देख ली कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे बने, और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे बने हैं ये कैसे बने यहाँ पे, ए बायोजेनेटिकली। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन बेसिकली कैसे हुई है, ए बायोजेनेटिकली। ठीक है, ए बायोजेनेटिकली यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हुई है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, और ये क्या करते हैं अपने आप को आसपास के सराउंडिंग से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ठीक है, अपने आप को आसपास के सराउंडिंग से आइसोलेट ये करता है। ठीक है, आइसोलेट करके एक मतलब एग्रीगेट बना लेते हैं। बेसिकली क्या किया, अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्होंने क्या एग्रीगेट किया, एग्रीगेट करके अपने अराउंड एक बाउंड्री ऐसे बना ली, और इस बाउंड्री से क्या अपने आप को आसपास के एनवायरमेंट से क्या कर लिया, सेपरेट यहाँ पे किया। ठीक है, अब सिंपल उन्होंने बोला कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि आपस में एग्रीगेट करता है, एग्रीगेट करके अपने आप को आइसोलेट करता है, और आइसोलेट करने के बाद यहां पर बनता है फर्स्ट सेल लाइक एग्रीगेट्स। ठीक है, यहां पर क्या बना, फर्स्ट सेल लाइक एग्रीगेट यहां पे बना, और ये जो फर्स्ट सेल लाइक एग्रीगेट यहां पे बना इसको बोला गया प्रोटोबायोन्ट। फर्स्ट सेल लाइक एग्रीगेट जो बना इसको बोला गया ये क्या है, प्रोटोबायोन्ट। ठीक है, ओपेरॉन एंड सिडनी फॉक्स ने क्या बोला कि सिंपल अभी जो फर्स्ट सेल लाइक एग्रीगेट यहाँ पे बना इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ए बायोजेनेटिकली इसका ओरिजिन यहाँ पर, ए बायोजेनेटिकली कि सिंपल पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने वो कंबाइन करके सिंपल बना रहे, सिंपल ऑर्गेनिक, फिर सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक अब आपस में एग्रीगेट कर रहा है, एग्रीगेट करके उन्होंने अपने अराउंड एक बाउंड्री बना ली, बाउंड्री से क्या कर रहा है अपने आप को उन्होंने सराउंडिंग से आइसोलेट यहाँ पे करा, और यहाँ पे क्या बने, फर्स्ट सेल लाइक एग्रीगेट यहाँ पे बने। फर्स्ट सेल लाइक एग्रीगेट को इसको फिर क्या नाम देगा कि ये क्या बने यहाँ पे, प्रोटोबायोन्ट यहाँ पर बने। ठीक है, अब ये जो प्रोटोबायोन्ट थे ना इनकी एक ड्रॉबैक थी, ड्रॉबैक क्या थी कि इनकी सेल डिवीजन मतलब ये डिवाइड नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो प्रोटोबायोन्ट्स है, प्रोटोबायोन्ट्स की फॉर्मेशन तो हुई, बट ये जो प्रोटोबायोन्ट्स है इनके ड्रॉबैक यहाँ पे थी कि ये अनेबल मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, दे वर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये सब क्या थे, अनेबल टू रिप्रोड्यूस थे। जो फर्स्ट सेल लाइक एग्रीगेट यहाँ पे बने प्रोटोबायोन्ट्स बने, बट इनके ड्रॉबैक थी कि क्या थे, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, मतलब ये डिवाइड नहीं कर सकते थे, दो मतलब इनसे डिवीजन यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, अब इससे प्रोटोबायोन्ट्स के फॉर्मेशन को ओपेरॉन एंड सिडनी फॉक्स ने अलग अलग इन्होंने लैब में बना के देखा कि प्रोटोबायोन्ट्स की फॉर्मेशन होती है या फिर नहीं होती। ओपेरॉन ने अलग से बनाया, सिडनी फॉक्स ने अलग से बनाया। ओपेरॉन ने इसका नाम दिया कोजरवेट्स का नाम दिया, और जो यहाँ पे सिडनी फॉक्स ने नाम दिया माइक्रोस्फेयर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्रोटोबायोन्ट्स के फॉर्मेशन यहाँ पर हुई, और ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किए गए, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बाय ओपेरॉन एंड सिडनी फॉक्स। ठीक है, इन्होंने सिंपल पहले एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे दी कि यहाँ पर क्या बनता है, प्रोटोबायोन्ट्स बनता है, सेल लाइक एग्रीगेट्स बनता है, सेल लाइक एग्रीगेट्स को फिर उन्होंने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, तो यहाँ पर क्या बने, टू प्रोटोबायोन्ट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई, और ये जो टू प्रोटोबायोन्ट्स है इनको क्या किया गया, इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया। टू प्रोटोबायोन्ट्स यहाँ पे बनाए, ये दोनों यहाँ पे कैसे थे, आर्टिफिशियली इनको सिंथेसाइज किया गया। फर्स्ट जो थे वो थे ओपेरॉन्स, कोसरवेट्स, एंड सेकेंड यहाँ पे थे सिडनी फॉक्स, माइक्रोस्फीयर, कोसरवेट्स, COACERVATS। मतलब ओपेरॉन ने उनको नाम दिया, कोसरवेट्स का नाम दिया, सिडनी फॉक्स ने उनको नाम दिया माइक्रोस्फीयर। ठीक है,
और ये दोनों कोसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर दोनों है क्या, सेल लाइक एग्रीगेट्स ही हैं, सेलुलर एग्रीगेट्स इन्हें बोल सकते हैं। कोसरवेट्स, ये हाइफन है यहाँ पे, ठीक है, को के बस फिर ACERVETES। अच्छा ऐसे करके ना यहाँ पे एक लाइन लिख लो, देखो कोसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर, कोसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर are cell-like structures, are cell-like structure. Coservates and microsphere are cell-like structures, and they resemble living cell, and they resemble living cell, but they do not show, but they do not show all the properties of, but they do not show all the properties of cells. They form spontaneously, they form spontaneously in certain liquids. In certain liquids. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कोसरवेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इन सर्टेन लिक्विड, कोसरवेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्फीयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, बस ये है कि ऑपरेंट ने नाम देते हैं कोसरवेट्स का, सिडनी फॉक्स ने नाम दिया उसको माइक्रोस्फीयर, बट दोनों है क्या, ये प्रोटोबायंट्स है, साइलेक स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं जिनके मतलब जिस किससे रिसेंबल करता है, सेल से रिसेंबल करता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज इनके सेल से रिसेंबल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं ओपेरॉन्स कोसरवेट्स, यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो ओपेरॉन्स कोसरवेट्स है ना, देखो ओपेरॉन ने सिंपली बनाया कैसे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया प्रोटीन प्लस में लिया यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स लिए और इनको क्या किया, इनको क्या किया, शेक किया, शेक इन वाटर, मतलब वाटर मीडियम था, वाटर में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को डाला और उसको फिर मिक्स कर दिया, शेक कर दिया। ठीक है, शेक करने के बाद वहां पे इनको एग्रीगेट्स मिले और उन एग्रीगेट्स को नाम क्या दे दिया, कोसरवेट्स। ठीक है, देखो आर्टिफिशियली कैसे सिंथेसाइज किया गया, कैसे कि ओपेरॉन ने सिंपल प्रोटीन्स लिए, कार्बोहाइड्रेट्स लिए, वाटर में उनको शेक कर दिया, शेक करने के बाद क्या हुआ कि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने क्या किया, आपस में एग्रीगेट वहां पे बना लिया, उस एग्रीगेट को फिर क्या नाम दे दिया, कोसरवेट्स वहां पे दिया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो कोसरवेट्स ही किसके एग्रीगेट थे, बेसिकली प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के, यहाँ पे मतलब ओपेरॉन ने क्या किया था, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट को शेक किया था, तो उसके बाद वहां पे फॉर्मेशन है किसकी, कोसरवेट्स की फॉर्मेशन वहां पर है। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो, कोसरवेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज वहां पे थी। These conservates absorb organic soup and multiplied, organic soup and multiplied, organic soup and multiplied. These grew in size, these grew in size and formed first cell. These grew in size and formed first cell. ये सब ओपेरॉन ने बोला था। ठीक है, कि यहाँ पे कोसरवेट्स बनते हैं, ये कोसरवेट्स क्या है, सेल लाइक एग्रीगेट्स होता है, ये क्या करता है, ऑर्गेनिक सूप को एब्सॉर्ब करता है, क्योंकि यहाँ पे सब कहाँ पे हो रहा है, एक्वेटिक बॉडी में यहाँ पर हो रहा है, ऑर्गेनिक सूप को एब्सॉर्ब करता है, वहीं पे मल्टीप्लाई करता है, इनका साइज ग्रो किया और ये कैसे बन गए, फर्स्ट सेल यहाँ पे बने। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दे आर सराउंडेड एंड stabilized by, they are surrounded and stabilized by shell of water molecule, shell of
water molecule, they are surrounded by shell of water molecule but lack definite membrane, but lack definite membrane. देखो सिंपल सा, इन्होंने क्या बोला कि जो कोसोवेट्स हैं इन्होंने आपस में एग्रीगेट बनाए, एग्रीगेट करके कि आपस में अपने आप को क्या करें, आइसोलेट कर रहा है ना। आइसोलेट किससे, कि यहाँ पर ये सराउंडेड किससे, वाटर शेल से, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो एग्रीगेट्स बन रहे हैं उनको यहाँ पे सराउंड किया हुआ है और उसको एनवायरमेंट से सेपरेट यहाँ पे किया है। इनके पास डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं होती। डेफिनेट मेम्ब्रेन क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन हम स्ट्रक्चर करते हैं कैसे बनता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से, और यहाँ पर उन्होंने क्या यूज किया, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे यूज किया। इसलिए यहाँ पे क्या देखा कि जो कोसोवेट्स होते हैं इनकी कोई भी डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को सराउंडिंग से कैसे सेपरेट करें, वहां पे शेल ऑफ वाटर वहां पे प्रेजेंट है, वाटर शेल वहां पे प्रेजेंट है। वाटर शेल के करते हैं उनको सराउंड करिए, स्टेबलाइज करिए और आसपास के एनवायरमेंट से उनको आइसोलेट यहाँ पे कर रही है। ठीक है, मतलब कोसोवेट्स में कोई भी डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं होती है, वहां पे सिंपल क्या बोला कि वहां पे वाटर शेल प्रेजेंट है जो कि कर उनको सेपरेट कर रही है, उनको स्टेबलाइज वहां पे कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, they can divide if attain large size, if attain large size। अब देखो जो प्रोटोबाइंड, बेसिकली कोसोवेट्स का प्रोटोबाइंड्स, और प्रोटोबाइंड्स का हमने क्या बोला, ड्रॉबैक यहाँ पे क्या होता है कि ये डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे कोसोवेट डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इनका साइज बहुत लार्ज हो जाएगा ना, तो फिर लार्ज जब इनका साइज होगा तब ये क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जब इनका साइज कैसे हो जाएगा, बहुत लार्ज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर रहती है कोसोवेट्स की, कि कोसोवेट्स एग्रीगेट किस किस के होंगे, यहाँ पे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट के एग्रीगेट्स होता है, डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं होती, ये डिवाइड कर सकता है अगर ये क्या करते हैं, लार्ज साइज को अटेन करता है। ये किससे सराउंडेड होता है, वाटर शेल से सराउंडेड होता है, उसी से स्टेबलाइज्ड भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ और क्या करते हैं, आसपास के ऑर्गेनिक सूप को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोस्फीयर। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पे माइक्रोस्फीयर, यहाँ पर आता है। अभी जो माइक्रोस्फीयर थे ना, ये यहाँ पे एग्रीगेट थे, यहाँ पे था प्रोटीन एंड वाटर। जैसे ओपेरॉन ने क्या किया था, वहां पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वाटर यूज किया था, शेक किया था, ये सिर्फ यहाँ पे एग्रीगेट थे, एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, माइक्रोस्फीयर क्या है, दे आर एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीन। माइक्रोस्फीयर आर एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीन, मतलब वाटर तो सिंपल मीडियम होगा ना दोनों में, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे देखे तो सिर्फ प्रोटीन के एग्रीगेट्स वहां पे थे। ठीक है, दे हैव डबल मेम्ब्रेन। माइक्रोस्फीयर में क्या है, इनके पास क्या थी, हैव डबल मेम्ब्रेन, मतलब प्रोटीन की ही वहां पे मेम्ब्रेन थी, डबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लिखो, show osmotic swelling and shrinkage in a solution, show osmotic swelling and shrinkage in a solution, कि किसी भी सॉल्यूशन में ऑस्मोटिकली क्या कर सकते थे, स्वेल कर सकते थे, श्रिंकेज की प्रॉपर्टी इनके पास थी। ठीक है, दे कैन डिवाइड asexually in a solution, कैन डिवाइड asexually, asexually में आ जाएगा बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी फिजन। ठीक है, तो सिंपल पहले बोला गया कि सबसे पहले जो फर्स्ट सेल लाइक एग्रीगेट्स आए थे, या फिर जो फर्स्ट सेल की तरह जो स्ट्रक्चर वहां पे आया था वो क्या बना, प्रोटोबायंट्स। प्रोटोबायंट्स को आर्टिफिशियली बनाया गया, आर्टिफिशियली ओपेरॉन ने बनाया तो उसे कोसोवेट्स का नाम दे दिया, सिडनी फॉक्स ने बनाया तो उसको माइक्रोस्फीयर का। फिर दोनों ने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वहां पर बताई कि कोसोवेट्स की ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है और माइक्रोस्फीयर की ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्योंकि दोनों डिफरेंट एग्रीगेट, कोसोवेट्स वहां पे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के एग्रीगेट थे और जो माइक्रोस्फीयर थे ये एग्रीगेट थे सिर्फ प्रोटीन के। तो यहाँ पे दोनों में क्या देखने को मिला, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज का डिफरेंस वहां पे देखने को मिला। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रोटोबायंट्स होता है,
सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बने, प्रोटोबायोन्ट्स है। प्रोटोबायोन्ट्स हमने बोला फर्स्ट सेल लाइक एग्रीगेट्स बट डी लाइक का रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी, ठीक है, अनेबल टू रिप्रोड्यूस, इनके पास रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी नहीं थी। अब प्रोटोबायोन्ट्स के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर आई उसे नाम दिया गया इओबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज है उन्हें नाम दिया गया इओबायोन्ट्स, या फिर इसको बोला गया प्री सेल, ठीक है, प्री सेल। अब ये जो इओबायोन्ट्स या फिर जो प्री सेल थी इनके पास से दे हैव डिवीजन एबिलिटी, तो हम सिंपल बोल सकते हैं फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर विद डिवीजन एबिलिटी इज नोन एज इओबायोन्ट्स और प्री सेल, ठीक है। इनके पास क्या थे, डिवीजन एबिलिटी थी, ये क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, बट इनके पास क्या थी, लैक ऑफ डिवीजन एबिलिटी, इनके पास डिवीजन एबिलिटी नहीं थी, यही इनके एक ड्रॉबैक थी, ठीक है। तो पहले क्या बना, प्रोटोबायोन्ट्स, तो सिंपल देखो इससे पहले क्या आए होंगे, इससे पहले आए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कीमोजेनिक, इससे पहले सब कीमोजेनिक, अब यहाँ से बायोजेनिक स्टार्ट हुई है। बायोजेनिक में सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटोबायोन्ट्स, प्रोटोबायोन्ट्स से फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, इओबायोन्ट्स बन रहा है, और इओबायोन्ट्स के पास यहाँ पे क्या है, डिवीजन एबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ना स्टेटमेंट्स बन जाती हैं कि फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर विद डिवीजन एबिलिटी इज नोन एज प्रोटोबायोन्ट्स और इओबायोन्ट्स, मतलब कौन से यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हो गई। प्रोटोबायोन्ट्स के पास डिवीजन एबिलिटी नहीं थी, इओबायोन्ट्स के पास क्या थी, डिवीजन एबिलिटी वहां पर थी। अब इसके बाद फिर यहाँ पर बने फर्स्ट सेल की फॉर्मेशन यहाँ पूरी, मतलब ये तो सेल एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, प्री सेल से फिर यहाँ पर आता है सेल, ठीक है। अभी जैसे सेल से पहले यहाँ पे क्या बना, प्री सेल बन रहा है, प्री सेल के बाद फिर यहाँ पर आता है सेल की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। अब देखो सेल के अब कैसे हुआ, अब एक चीज देखो, अब जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब हम स्टेजेस के जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पहले सेल एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट की, एग्रीगेट करने के बाद फिर इनके पास डिवीजन एबिलिटी पे जैसे कोसोवेट्स है, जब उनका साइज बहुत बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उनके पास अब क्या ऑप्शन था कि वो अब साइज इतना लार्ज इनफ हो नहीं सकता वहां पे, क्योंकि डिवीजन वहां पर होगी, डिवीजन होगी, डिवीजन एबिलिटी वहां पर आ गई। अब देखो ये सारी चीजें कैसे होते हैं, एडेप्टेशन होते हैं। एडेप्टेशन कैसे कि जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज कर रहा है वैसे वैसे क्या कर रहा है वहां पे ऑर्गेनिज्म या फिर जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को एडेप्ट करे उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे अब रिक्वायरमेंट है वहां पे, नीड हुई किसके, डिवीजन की, तो वहां पे क्या डिवीजन वहां पर आ गई। अब डिवीजन हुई, अब ये कोसोवेट क्या कर सकते हैं, डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, इनमें क्या होगी, म्यूटेशन यहाँ पर होगी, ठीक है, म्यूटेशन होगी क्योंकि एनवायरमेंट चेंज कर रहा है, एनवायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज वहां पे कर रहा है, म्यूटेशन है, चेंजिंग एनवायरमेंट में म्यूटेशन हो रही है, म्यूटेटेड हो रहा है, एडेप्टेशन वहां पर हो रही है, ठीक है, एडेप्टेशन आ रही है, साथ में हम बोल सकते हैं कि वहां पे क्या भी लग रहा है, नेचुरल सिलेक्शन भी वहां पर हो रहा है, क्योंकि नेचर भी क्या करेगी, उन्हीं सेल्स को या फिर उन्हीं सेल लाइक एग्रीगेट को वहां पे फेवर करेगी जो वहां पे क्या करे, जिनके बेटर फिनोटाइप वहां पर होगा। नेचुरल सिलेक्शन में यहाँ पे एक्ट करता है, जो भी हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी प्रोसेस करता है, यहाँ पे बीच में हर एक पॉइंट पे नेचुरल सिलेक्शन वहां पे एक्ट करेगा, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनके पास उनके बेटर फिनोटाइप वहां पर होंगे। जैसे म्यूटेशन वहां पर हुई, म्यूटेशन में जो चेंजेस एनवायरमेंट में अपने को अडेप्ट कर पा रहा है तभी वो उसका उसकी सिलेक्शन होगी, जो अडेप्ट नहीं कर पा रहा वो वहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट वहां पर हो जाएगा, ठीक है। म्यूटेशन हो रही है, एडेप्टेशन हो रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे लग रहा है। फिर इन सब के बाद यहाँ पर फिर बन रहा है फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बनता है फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है सॉरी, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे बनता है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास है नेक्ड डीएनए, तो फर्स्ट सेल यहाँ पे बनता है जिनके पास क्या होगा, नेक्ड डीएनए, ठीक है। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, और जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे बनता है वो हमारे पास होता है कीमो हेट्रोट्रोफ्स। फर्स्ट जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल बनता है वो कैसे होता है, कीमो हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रोट्रोफ्स मतलब क्या कर रहा है, ये तो खुद फूड सिंथेसाइज नहीं कर रहे और किसको ले रहे हैं, आसपास के जो भी वहां पे केमिकल न्यूट्रिएंट्स वहां पे प्रेजेंट है उनको वो लेता है, तो कीमो हेट्रोट्रोफ्स वहां पर आता है। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल वहां पर आता है वो कौन सा आता है, कीमो हेट्रोट्रोफ्स वहां पर आते हैं। फर्स्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर आता है वो फर्स्ट यहाँ पर आता है कीमो हेट्रोट्रोफ्स, ठीक है। वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आसपास के न्यूट्रिएंट्स को वो यूज कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहा है यहाँ पर अब क्या हो रही है, डिप्लीटिंग, डिप्लीटिंग ऑफ रिसोर्सेस,
रिसोर्सेज डिप्लीट करे, क्योंकि हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, ग्रो कर रहे, डिवाइड करे, ग्रो कर रहे, डिवाइड करे, वहां पे क्या करे, न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज डिप्लीट कर रहा है, डिप्लीटिंग ऑफ रिसोर्सेज के बाद फिर वहां पर क्या आता है, यहाँ पर फिर आता है ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक भी कैसे होता है, कीमो ऑटोट्रोप्स वहां पर आते हैं। तो कीमो हेटेरोट्रोप्स के बाद न्यूट्रिएंट्स वहां पे डिप्लीट करेंगे। रिक्वायरमेंट अब क्या है कि अब क्या करे, वो खुद से फूड सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर रहा है, बट किसको यूज करके, केमिकल एनर्जी को यूज करके। तो यहाँ पर कहते हैं कीमो ऑटोट्रोप्स आते हैं। कीमो ऑटोट्रोप्स में कोई एग्जांपल बता सकते हो? सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या था, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रोप में जैसे सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाता है, कीमो ऑटोट्रोप्स। अब जो कीमो ऑटोट्रोप्स हैं, अब कीमो ऑटोट्रोप्स मतलब अब इनको भी यहाँ पे क्या हुआ, अब ये किसको फेस कर रहा है, अब यहाँ पे डिप्लीशन होगी, डिप्लीशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसको यूज करके वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कर रहे थे। अब उनके डिप्लीशन यहाँ पर होगी। अब इनके डिप्लीशन की वजह से यहाँ पर फिर डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट ऑफ पोरफायरिन रिंग। हाँ, डिप्लीशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनके यहाँ पे डिप्लीशन है, कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसको क्या करते हैं, कीमो ऑटोट्रोप्स यूज करे थे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको यूज करे, उनकी डिप्लीशन है, डिप्लीशन से फिर वहां पे डेवलपमेंट किसकी, पोरफायरिन रिंग। और पोरफायरिन रिंग किसमें प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। पोरफायरिन रिंग की डेवलपमेंट यहाँ पर हुई, और साथ में फिर यहाँ पे क्या बना, यहाँ पर बना बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन हुई। जब बैक्टीरियो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म आए वो यहाँ पर आए फोटो ऑटोट्रोप्स यहाँ पर है, क्योंकि अब वो क्या कर रहे थे, सनलाइट को यूज कर रहे थे। पिगमेंट अब वहां पे क्या आया, क्लोरोफिल पिगमेंट वहां पर आया, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस वहां पे करे। तो कीमो ऑटोट्रोप के बाद फिर यहाँ पर आए फोटो ऑटोट्रोप, और फोटो ऑटोट्रोप में जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर आ जाता है। कीमो हेटेरोट्रोप, फिर उससे कीमो ऑटोट्रोप्स आ रहे हैं। कीमो हेटेरोट्रोप में यहाँ पे क्या, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो गए, तो वहां पे रिक्वायरमेंट है, नीड वहां पर खुद से फूड को सिंथेसाइज करने के, खुद से फूड को सिंथेसाइज किया, तो अब केमिकल एनर्जी के लिए जिस मॉलिक्यूल को वो यूज कर सकते, उनकी डिप्लीशन में स्टार्ट होगी। अब वहां पे रिक्वायरमेंट की वजह से देखो सब कुछ यहाँ पे एडेप्टेशन चल रही है, ठीक है। जैसे जैसे वहां पे एनवायरमेंट चेंज करे, सब वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म क्या करे, अडेप्ट कर रहा है, वैसे वैसे क्या करे, वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। डेवलपमेंट हुई किसकी, पोरफायरिन रिंग की, क्लोरोफिल की बेसिकली फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, फिर वहां पे क्या बने, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बने, साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर बने, ठीक है। अच्छा, फोटो ऑटोट्रोप, अच्छा इससे भी ना एक देखो, फोटो ऑटोट्रोप में भी ना सबसे पहले जो यहाँ पर बने थे ना, वो यहाँ पे बने थे एनोक्सीजेनिक। एनोक्सीजेनिक थे, एनोक्सीजेनिक मतलब जो जिनका बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं था। फिर इसके बाद यहाँ पर आए थे ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रोप्स, ठीक है। ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रोप्स आए थे, और जो ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रोप्स है ना, इनका एग्जांपल आता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। पहले जो यहाँ पर थे एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रोप्स आए, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रोप्स। ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोप में एग्जांपल यहाँ पे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस का भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब अरेंजमेंट का भी, कि कैसे यहाँ पे ओरिजिन कैसे हुआ। फिर उसके बाद अब ये जो ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रोप्स यहाँ पर आए, अब इनमें यहाँ पर क्या, या तो इनमें यहाँ पर म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन यहाँ पर है, या फिर ये क्या करे, ये यहाँ पे इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुई, सिम्बायोटिकली एसोसिएट किए विद अदर बैक्टीरिया, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बना, यहाँ पर बना फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। फिर यहाँ पर बना फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल देखो बेसिकली बना कैसे, दो तरीके से, या तो म्यूटेशन वहां पर म्यूटेशन इन प्रोकैरियोट्स, सेकंड वहां पे क्या हो रहा है, सिम्बायोटिकली एसोसिएशन है वहां पे बिटवीन द प्रोकैरियोट्स, तो वहां से मिलकर फिर क्या बनता है, फर्स्ट यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे बना,
तो ऐसे करके यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक बना, प्रोकैरियोट में भी हेटेरोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स में भी कीमो ऑटोट्रोफ्स, फिर वहां पे फोटोटोटोफ, फोटोटोटोफ में भी एनऑक्सीजेनिक आता है, एनऑक्सीजेनिक के बाद फिर वहां पे क्या था ऑक्सीजेनिक आता है, उसके बाद फिर यहाँ पे बनता है फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल यहाँ पे बनता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कीमोजेनेसिस। सबसे पहले क्या थे, एटम्स होंगे, एटम्स ने फिर कंबाइन करके क्या बनाया होगा, मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे। ठीक है, फिर मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन करके यहाँ पे क्या बनाया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे बनाए। फिर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन्होंने एग्रीगेट किया, एग्रीगेट करने के बाद यहां पर बने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद फिर ये एग्रीगेट के यहां पर बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन तब हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे क्या बना, हॉट डाइल्यूट सूप यहाँ पे बना। ठीक है, हॉट डाइल्यूट सूप यहाँ पे बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे एग्रीगेट किए, एग्रीगेट करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट सेल लाइक एग्रीगेट बने जिसको क्या बोला, प्रोटोबायोन्ट्स इन्हें बोला। प्रोटोबायोन्ट्स में क्या था, डिवीजन एबिलिटी यहाँ पे नहीं थी। फिर प्रोटोबायोन्ट्स के बाद यहाँ पर बने इओबायोन्ट्स यहाँ पे बने जिनके पास क्या थी, एबिलिटी यहाँ पे थी, डिवीजन की एबिलिटी थी। इओबायोन्ट्स के बाद फिर यहाँ पर क्या बने, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक क्या थे वो, कीमो हेटेरोट्रोफ्स। कीमो हेटेरोट्रोफ्स थे, कीमो हेटेरोट्रोफ्स के बाद फिर यहाँ पर आए कीमो ऑटोट्रोफ्स, यहाँ पर आए कीमो ऑटोट्रोफ्स के बाद फिर यहाँ पे एनएक्सिजेनिक, फिर यहाँ पर है ऑक्सीजेनिक, और फिर यहाँ पर बने फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट सेल की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई। ठीक है, फर्स्ट देखो, अब ऑक्सीजन एक फोटोटोप जब आए तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, इससे पहले तक ऑक्सीजन एब्सेंट थी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल बने, साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन भी यहाँ पर हुई, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुई, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई, और उसके बाद जो प्रेजेंट लाइफ जो अब प्रेजेंट है वो सब यहाँ पे फॉर्म हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बताते हैं कि जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिल्स है वो उनका ओरिजिन कैसा है, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन उनका होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। चलो इसमें लिखो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। This states that this states that
some of the organelles in today's eukaryotic cells were once prokaryotic microbes. In this, the first eukaryotic cell was probably an amoeba-like cell that got nutrients by phagocytosis and contained a nucleus that formed when a piece of cytoplasmic membrane pinched off around the chromosomes. ठीक है, तो देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंपल क्या बोला गया कि जो फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल थे वो कैसे थे, अमीबा लाइक। ठीक है, फर्स्ट जो यूकेरियोटिक सेल थे वो कैसे थे, अमीबा लाइक थी। और अमीबा लाइक सेल में क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। और न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कैसे हुई कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ने क्या करी, यहाँ पे इसका कुछ पार्ट, कुछ पीस यहाँ पे गया, यहाँ पे अंदर की तरफ पिंच हुआ। ठीक है, पिंच ऑफ करके अंदर की तरफ आया और उसने किसको सराउंड कर लिया, यहाँ पे क्रोमोसोम को यहाँ पे सराउंड कर लिया। तो ऐसे करके यहाँ पे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, न्यूक्लियस कैसे सिंपल बना है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ही न्यूक्लियस बना है। उसमें से क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का कुछ पीस पिंच ऑफ करके अंदर की तरफ आ गया और उसने किसको सराउंड कर लिया, वहां पे क्रोमोसोम को सराउंड किया। तो वहां पे क्या बना, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन वहां पर हुई। ठीक है, अब ऐसा देखो इसमें और बोला गया कि ये जो अमीबा था ना, अमीबा लाइक जो फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल था ना, इसने क्या किया, इसने इंजेस्टेड सम प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल बने, अमीबा लाइक सेल वहां पे बने। एक तो वहां पे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन है, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कैसे, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पिंच ऑफ करके अंदर की तरफ आ गई, क्रोमोसोम को सराउंड वहां पे कर लिया। अब ये जो अमीबा लाइक सेल से इन्होंने क्या किया, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल को इंजेस्ट यहाँ पे किया। ठीक है, इंजेस्ट किया। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल थे ये क्या किए, ये सर्वाइव किए विद इन दैम। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या कर गए, सर्वाइव किए। और वहां पर फिर उन्होंने क्या शो किया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो की। ठीक है, मतलब सिंपल क्या बोला गया कि अमीबा जब ग्रो कर रहा था तो उसने आसपास अपने के कुछ प्रोकैरियोटिक सेल को इंजेस्ट कर लिया। इंजेक्शन होने के बाद प्रोकैरियोटिक सेल क्या किए, अमीबा के साथ ही मतलब उसी के अंदर ही वहां पे सर्वाइव करना स्टार्ट किया। दोनों ने फिर वहां पे क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेसिकली वहां पे शो किया। ठीक है, ये मतलब प्रोकैरियोटिक सेल को इंजेस्ट करने के बाद उनकी मतलब उनके डाइजेशन नहीं, उनकी डिग्रेडेशन वहां पर नहीं, उनको किल नहीं किया। वो सिंपल में दोनों, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कहां पे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही क्या करते हैं, साथ साथ वो वहां पे रह रहे हैं। ठीक है, और यहीं से फिर फॉर्मेशन हुई क्लोरोप्लास्ट की और यहीं से फॉर्मेशन हुई माइटोकॉन्ड्रिया की। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे हुआ। अब जब देखो अमीबा ने क्या किया, यहां पे इंजेक्शन किसकी होगी, एरोबिक माइक्रोब की। ठीक है,
अमीबा ने यहाँ पे इंजेस्ट किया, इंजेक्शन किसके केस में, एरोबिक माइक्रोब की इंजेक्शन की। एरोबिक माइक्रोब की इंजेक्शन से यहां पर फॉर्मेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बने, माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई, जिससे अमीबा ने किसको इंजेस्ट किया, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ पे इंजेस्ट किया। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे अमीबा ने यहाँ पे इंजेक्शन किसको किया, फोटोसिंथेटिक माइक्रोब को। फोटोसिंथेटिक माइक्रोब को किया तो यहां पर फॉर्मेशन होगी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन यहां पर है। तो जब एरोबिक बैक्टीरिया या फिर एरोबिक माइक्रोब को इंजेस्ट किया तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बना, और जब फोटोसिंथेटिक माइक्रोब को इंजेस्ट किया तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन यहां पर हुई। अब देखो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे इंजेक्शन में फोटोसिंथेटिक माइक्रोब के, यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब की। ठीक है, अब हुआ कि जैसे ये एक साथ रहने लगे ना, तो जैसे ये यूकेरियोटिक सेल के अंदर आके ये जो माइक्रोब्स थे इन्होंने क्या किया, अपने सेल वॉल को लॉस कर दिया, लॉस ऑफ सेल वॉल हो गया। क्योंकि देखो जो ऑर्गेनेल्स बनी है, अब ऑर्गेनेल्स में तो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है ना, लेकिन जो माइक्रोब्स होता है माइक्रोब्स में तो क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो मतलब ये जो माइक्रोब थे इनके सराउंड क्या थी, सेल वॉल थी। अमीबा ने इंजेस्ट किया, इंजेक्शन के बाद जैसे वो सेल के अंदर गए वहां पे जाकर उनका सेल वॉल का लॉस वहां पर हो गया, सेल वॉल का लॉस वहां पर हुआ, और वो फिर यहाँ पे माइक्रोब था वो किस में कन्वर्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ से माइक्रोब से क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। और इसी को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी बोलता है, कि यहाँ पे सिंपल क्या थे कि एक अमीबा लाइक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर वहां पे क्या कर रहा है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, सिम्बायोटिकली वहां पर उसी के इनसाइड वहां पे लिव कर रहा है, तो उसको बोला एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और यहीं से माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन होती है एंड क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। थ्योरी है, हाँ, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंटली नहीं प्रूव किया गया। क्या वो पहले सुनी नहीं, वैसे एंडोसिम्बायोटिक तो पहले पढ़ा होगा ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को रीजन, तो यही थ्योरी एक्सप्लेन करती है। इसके एविडेंसेस भी आते हैं, एविडेंसेस बता सकते हो जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। नहीं, इस देखो एविडेंसेस में तो ये बताना है कि प्रोकैरियोट से कैसे सिमिलर होते हैं। एविडेंस का मतलब क्या, हम ये चीज प्रूव कर रहे हैं ना कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट है इनका ओरिजिन कैसा, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है। हाँ, एक एविडेंस यहाँ पे क्या बनता है, तो राइबोसोम का बनता है, राइबोसोम में प्रोकैरियोट्स में भी क्या था 70 S होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है 70 S राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए एंड यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, ये तो ऑर्गेनेल्स बोलते हैं ना, सेमी ऑटोनोमस होती हैं, सर्कुलर होता है। ठीक है, एविडेंसेस में लिख लो। ठीक है, एविडेंसेस जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, लिखो, फर्स्ट लिखो, क्लोरोप्लास्ट आर सेम साइज एस prokaryotic cell. Chloroplast are same size as prokaryotic cell, divide by binary fission, and like bacteria and like bacteria they have FTS protein, and like bacteria chloroplasts have FTS protein at their division plane, FTS protein at their division plane। तो देखो क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों कैसे डिवाइड कर रहा है, बाइनरी फिजन से। तो दोनों के मतलब डिवीजन प्लेन पे क्या देखने को मिला, एफटीएस प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिवीजन के लिए, बाइनरी फिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होता है एफटीएस प्रोटीन। तो दोनों में ये प्रोटीन ऑब्जर्व किया गया। सेकंड क्या मिला कि दोनों का साइज कैसा है, सेम साइज यहाँ पर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का भी और जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर उनका भी साइज कैसा होता है, सेम स्टेटमेंट जाती है फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे लिखा सेम, बस वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया करके माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी सेम स्टेटमेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो साइज होता है वो सेम होता है एज द प्रोकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसे डिवाइड करते हैं, बाइनरी फिजन से डिवाइड करिए, वहां पर भी डिवीजन प्लेन पे क्या मिलता है, एफटीएस प्रोटीन मिला। ठीक है, सेम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी ये हो जाएगी।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. Mitochondria and chloroplast have their own DNA, have their own DNA that is circular. Have their own DNA that is circular. Next लिखो. They have their own ribosomes. They have their own ribosomes that have 30s and 50s subunits. That have 30s and 50s subunits. ठीक है, तो ये यहां तक होते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. तो बेसिकली हमारा यहाँ तक ओरिजिन ऑफ लाइफ कंप्लीट होता है. ठीक है, मॉडर्न थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कंप्लीट है. तो बेसिकली थ्योरीज हमारी कंप्लीट है ओरिजिन ऑफ लाइफ की. ठीक है, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा थ्योरीज ही होगा, बट वो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन होगा. ठीक है, ये हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज की है. नेक्स्ट आएगा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें हम लैमार्क के बारे में करेंगे. लैमार्क ने जो थ्योरी दी थी, डार्विन के बारे में वहां पर आएगा, चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी वहां पर दी थी, तो एवोल्यूशन की थ्योरी वहां पे पढ़ेंगे. अभी हमने सिंपल ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज की है. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. बस मैम. यस मैम, मनप्रीत यस बोल रहे हैं. बस बोला मैम. बस बोला है, अच्छा मुझे यस सुन. ठीक है, चलो कल स्टार्ट करते हैं. ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कल स्टार्ट करते हैं.